नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग। अर्थ मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान का आज से भविष्य में किसी एक निश्चित अवधि के लिए संभावित मांग, जिसे बिक्री भी कहा जाता है, की मात्रा एवं मूल्य का अनुमान लगाने से होता है। डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टीमेट रिगार्डिंग potential volume of sales or quantity demanded and the price in future for a given period of time। इसमें हम निम्न को लेते हैं। इट एक्सप्लेन्स पोटेंशियल डिमांड फॉर द कमोडिटी इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, कि इन फ्यूचर किसी वस्तु की डिमांड की संभावना क्या है, मांग की संभावना क्या है, उसके आधार पर हमें मांग का पूर्वानुमान लगाते हैं और उसी हिसाब से किसी फर्म के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन अबाउट ए पोटेंशियल डिमांड फॉर कमोडिटी इन फ्यूचर। इसका भी वही मीन है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स और मॉनेटरी टर्म्स। इट कैन बी डन एट माइक्रो लेवल फर्म एज वेल एज मैक्रो लेवल। यदि हम एक फर्म का अध्ययन कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, और यदि मैक्रो लेवल पे हैं जैसे इंडस्ट्री है तो मैक्रो लेवल पे, तो ये हो सकता है कि वो माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पे हो। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट अचीवमेंट्स ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी, कि कोई भी प्रोडक्ट है वो हम बना रहे हैं तो उसकी जो पास्ट का उसका अचीवमेंट क्या है। डिफरेंट टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फ्यूचर डिमांड अंडर द प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जो मांग का पूर्वानुमान लगाते हैं उसमें हम विभिन्न आंटी जी, it is generally carried on with the experience based on conjectures. It is based on today's business planning, expecting desired result in future. Okay? मांग पूर्वानुमान के निर्धारक घटक अवधि, टाइम एलिमेंट, कि समय अवधि क्या है, व्यापक स्तर मैक्रो लेवल, औद्योगिक स्तर एट इंडस्ट्री लेवल, फर्म स्तर एट फर्म लेवल, सामान्य या विशिष्ट पूर्वानुमान स्पेसिफिक एंड जनरल डिमांड फोरकास्टिंग, बाजार में माल की स्थिति, पोजीशन ऑफ गुड्स इन मार्केट, माल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटी, माल एवं बाजार से संबंधित विशिष्ट तत्व, स्पेसिफिक फैक्टर कंसर्न विद द मार्केट एंड कमोडिटी। तो ये है मांग पूर्वानुमान के निर्धारक घटक है, जो इनके आधार पे हमें मांग का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। क्योंकि हम किसी वस्तु की मांग देखते तो उसमें अवधि की, जिस अवधि की हम बात कर रहे हैं तो उस अवधि में उस वस्तु की मांग क्या हो सकती है, क्योंकि टाइम का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे ये हम अभी की बात करते हैं, जैसे आज 10 दिसंबर है तो कल 11 दिसंबर है, कल की शादियाँ है, तो इस पीरियड की यदि हम बात करें तो इसमें जो कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिसमें जैसे जो शादी वाले कपड़े वगैरह तो बहुत ज़्यादा बिक्री होगी इस टाइम पे, जबकि एक नॉर्मल सीजन है जिसमें कोई शादियाँ वगैरह नहीं हो रही है तो इस टाइप के कपड़े उस टाइम पे नहीं बिकेंगे। तो टाइम एलिमेंट मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है औद्योगिक स्तर, फर्म स्तर, तो ये सब मतलब मांग का पूर्वानुमान लगाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य, कि मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य क्या है,
अ, क्यों हम मांग का पूर्वानुमान लगा रहे हैं? क्यों? अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य से एंड दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य से। अब देखिए, पूर्वानुमान के अनुसार उत्पादन योजना उस स्थिति में कार्यान्वित की जा सकती है जबकि फर्म को नियमित रूप से सस्ते मूल्य पर कच्चा माल मिलता रहे और उसका स्टॉक रखने में भी व्यय कम हो। ये अतः अल्पकाल के लिए पूर्वानुमान का द्वितीय उद्देश्य इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखना है। श्रम की नियमित उपलब्धि। अल्पकालीन पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिकों की नियमित व्यवस्था करना भी है ताकि श्रम के अभाव में पूर्वानुमान के अनुसार उत्पादन योजना में किसी प्रकार की रुकावट न आने पाए। यंत्रों एवं उपकरणों का अनुकूलतम प्रयोग। इस प्रकार के पूर्वानुमान का उद्देश्य ये भी है कि फर्म इसके अनुरूपी यंत्रों एवं उपकरणों का अनुकूलतम एवं अधिकतम प्रयोग कर सके जिससे अधिक मांग होने पर उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो। मूल्य नीति का निर्धारण। इस प्रकार के पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उचित मूल्य नीति का निर्धारण करना होता है जिससे कि मंदी के समय मूल्य में कोई कमी न करनी पड़े और तेजी के समय मूल्य में वृद्धि नहीं करनी पड़े। विक्रय लक्ष्यों का निर्धारण एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए होता है। वह न केवल अपनी समस्त वस्तु की कुल मांग का वरन प्रत्येक वस्तु का पूर्वानुमान लगाए। यदि उसे प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु की कुल मांग की प्रवृत्ति का पूर्ण ज्ञान रहता है तो उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी रहेगी क्योंकि उसके आधार पर वह या तो नए प्लांट की स्थापना कर सकेगी अथवा अपने वर्तमान प्लांट का विस्तार करने की योजना बना सकेगी। मांग के पूर्वानुमान के अनुरूप ही दीर्घकालीन उत्पादन की योजना निर्मित की जाती है। श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था। मांग के दीर्घकालीन पूर्वानुमान का द्वितीय उद्देश्य इसके अनुरूप स्थायी श्रमिकों की व्यवस्था करना जिससे उत्पादन कार्य के अनुरूप श्रमिक नियमित रूप से उपलब्ध हो सके और कार्य निरंतर चलाया जा सके। प्रशिक्षित तथा विशिष्ट श्रम की प्राप्ति भी इसी का अंग होती है। दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था। मांग के दीर्घकालीन पूर्वानुमान के आधार पर उत्पादन योजना बना लेने के पश्चात इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना भी होता है। इसका प्रमुख कारण है कि दीर्घकालीन वित्त को प्राप्त करने के लिए बहुत पहले से ही एक सुनिश्चित योजना आवश्यक है। अतः इस दिशा में पर्याप्त वित्त की उचित व्यवस्था हेतु दीर्घकालीन विक्रय का पूर्वानुमान लगाया जाता है। वस्तु की भावी मांग क्या होगी यद्यपि वह प्रबंधक परिवर्तन लाने वाले घटकों में कारण और प्रभाव का समन्वित करने अथवा उसे व्यावसायिक व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने में असमर्थ होता है परंतु उसके अवचेतन स्तर पर कोई ऐसा ढंग कार्य करता है जिससे वह समस्या को अनुभव करे। ऐसा प्रबंधक अपने अनुभव पर आधारित अनुमान पर अधिक निर्भर रहता है। इसे कुछ लोग ठोस प्रबंधक के निर्णय के नाम से पुकारना पसंद करते हैं परंतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण वाला प्रबंधक अपने अनुभव को लिपिबद्ध रखेगा तथा इसको उस ढंग को जानने में प्रयोग करेगा जो उसके अवचेतन में कार्य कर रहा है। तब ये ढंग अनुभव के गुणों को किसी भी प्रकार नुकसान पहुंचाए बगैर पूर्वानुमान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि एक मुंशी व्यवस्थित पूर्वानुमान लगाने वाले की तुलना में अधिक अच्छा पूर्वानुमान लगा सकता है। ऐसा होना बिल्कुल संभव है क्योंकि यदि व्यवस्थित पूर्वानुमान करने वाला व्यक्ति उन सब तत्वों को ध्यान में नहीं रखता है जिन्हें मुंशी ने वास्तव में कार्यशील होते अवलोकित किया जो तो दोष व्यवस्थित पूर्वानुमान का नहीं है बल्कि ऐसा इसलिए होता है कि मुंशी के अनुभव को अच्छी तरह उस ढंग से स्पष्ट नहीं किया जा सका है जिसे पूर्वानुमान करने वाले ने प्रयोग किया है। तकनीकी शब्दावली में इस स्थिति को हम विनिर्देशन त्रुटि स्पेसिफिकेशन एरर के नाम से पुकारते हैं। क्रेताओं के दृष्टिकोण के लिए सर्वेक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम प्रकार के सर्वेक्षण सभी क्रेताओं का साक्षात्कार किया जाता है तथा उनसे उनके इरादों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि को सर्वेक्षण की संगणना विधि कहते हैं।
इस विधि में अधिक समय, धन तथा मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरी विधि में समस्त क्रेताओं में से किसी उपयुक्त नमूना लेने की विधि के द्वारा कुछ क्रेताओं को नमूने के लिए चुन लिया जाता तथा इन्हीं क्रेताओं के साक्षात्कार करके आवश्यक सूचना एकत्र कर ली जाती है। उसी सूचना के आधार पर वस्तु की मांग के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। इस विधि में समय, धन तथा श्रम की बचत होती है, परंतु इस विधि में नमूने की त्रुटि, सैम्पलिंग एरर रहने का भय रहता है, क्योंकि समस्त क्रेताओं से कुछ को ही साक्षात्कार के लिए चुना जाता है। पुनर्निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रश्नावली भरवा सकते हैं। सामूहिक राय ली जा सकती है। और इस विधि के गुण हैं, ये विधि सरल एवं मितव्ययी होती है, क्योंकि इसमें सांख्यिकी विधियों तथा सर्वेक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में पूर्वानुमान सेल्समैन तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों की राय के आधार पर तैयार किए जाते हैं जो ग्राहकों के अधिक संपर्क में होते हैं, अतः पूर्वानुमान वास्तविकता के निकट होते हैं। ये विधि नई वस्तुओं के पूर्वानुमानों को लिए भी अधिक उपयुक्त रहती है। एक अच्छी पूर्वानुमान विधि की कसौटियाँ शुद्धता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, लोचशीलता, उपलब्धता, मितव्ययता। पूर्वानुमान की सीमाएं मान्यता प्रदान, खर्चीले, पूर्ण सत्य नहीं और सावधानीपूर्ण प्रयोग। यदि हम सावधानीपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी जो फोरकास्टिंग है पूर्वानुमान वो सही निकल सकता है, वरना जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सत्य ही हो। पूर्ण सत्य नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और कुछ मान्यताओं को हम लेके चलते हैं।